हेलो दोस्त। लोगों का क्वेश्चन आया है कि रेलवे लाइव चैनल पे हमें पढ़ाई की वीडियो नहीं मिलती। हालांकि हमने ये भावनाओं को गलत साबित करने की कोशिश किया था, कई बार भी किया है और कोशिश जारी रहेगा। लेकिन कुछ लोग को रहता है कि कहीं प्रश्न नहीं दिखता। तो दोस्त, इस चैनल पे एनटीपीसी एग्ज़ाम पास होने के लिए बहुत सारे वीडियो हैं और बड़े सारे क्वेश्चन हैं। अगर कहते हैं कि आप बुक से मैं 2500 क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो इस चैनल पे मैं गारंटी लेता हूं कि 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। फिर भी उस चीज़ों को छोड़िए, सारा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन जो आपके कम्युनिटी टैग से पूछे थे आप ही से कि इसके जवाब दीजिए, पोल दीजिए। उसी का 100 क्वेश्चन 80 मिनट में मैंने करके दिखाया है। लेकिन हालांकि 100 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको इतना बताया है कि इससे कम से कम 200 क्वेश्चन तो ज़रूर आप कर पाएंगे अगर इसको समझ लें तो। करेंट अफेयर है, पर्यावरण संबंधित प्रश्न है, इक्का दुक्का मैथ भी है और कुछ प्रश्न जीए के भी है, जनरल अवेयरनेस का भी। लेकिन इन्वायरमेंटल इशू को मैं इससे कवर किया हूँ क्योंकि इसको प्लेलिस्ट में भी उसी में डालूंगा, साथ में करेंट अफेयर की प्लेलिस्ट में भी डालूंगा। तो चलिए इसको देखने के लिए हम समझते हैं। अगर आप भी इस पार्टिसिपेशन में, यानी आपको भी कभी लगे कि हमने कुछ न कुछ किया है, बहुत कुछ तो नहीं किया, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेलवे लाइव चैनल सर्च कर देंगे। रेलवे लाइव सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल पे हमारी सारी जो प्रश्न अभी डली है वो तो प्लेलिस्ट में सारी होती है। प्लेलिस्ट में अगर आप देखना चाहें तो मैं एक बार दिखा दूं वीडियो शुरू करने से। तो देखिए, यहाँ पे आपका जीडीसी से रिलेटेड प्रश्न है, यहाँ इन्वायरमेंटल इशू का प्रश्न है। इसी में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की यहाँ प्रश्न है, साइको का यहाँ सारा प्रश्न है। और जब एसएम की साइको होगी तो मैं इसको लेके फिर इसी में जोड़े जाऊँगा। उसके बाद जनरल साइंस की देखिए 43 वीडियो के आसपास है। उसके बाद अगर बात करेंगे इसी प्रश्न में, अगर आप देखते तो आगे में देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ प्रश्न थे। रेलवे के प्रीवियस ईयर का प्रश्न 46 है और इसी में करीब करीब 2000 के आसपास प्रश्न है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी मटेरियल था। तो ऐसे कर करके अगर देखेंगे तो इस चैनल पे बहुत वीडियो है। लेकिन अभी हमारा टारगेट था करेंट अफेयर वाला के लिए, तो इसको हमने कम्युनिटी टैब में आपसे 100 प्रश्न पूछे थे जिसका जवाब आपने ही दिया है। उसी प्रश्न को हम लेके आए हैं और 100वां प्रश्न यहाँ जब समाप्त होगा, ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से 100 नंबर प्रश्न को हम 80 मिनट में अब से सुने। तो शुरुआत यहाँ से हमने किया था जिसमें आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ बेंगलुरु डिवीज़न ने वुमेन सेफ्टी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है उसके बारे में था। तो लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया है। तो 1.6 लोगों ने वोटिंग किया इसमें। उसमें से मैक्सिमम लोगों की गलत है आंसर। तो 57% यहाँ देखिए डी ऑप्शन लोग सखी चूज करते हैं, जो गलत आंसर है। बिल्कुल गलत आंसर है, ये सही आंसर नहीं है। मेरी सहेली राइट आंसर है। इसको आप एक बार नोट कर लेंगे। तो कौन सा है, मेरी सहेली, जिसमें आपके 27% लोगों ने सही जवाब दिया है। दूसरे प्रश्न था जिसमें आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न था कि रेलवे द्वारा बच्चों की देखभाल की छुट्टी, चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल, जो 2 साल का मिलता है एक बच्चे के लिए, और दूसरा 2 साल एक और दूसरे बच्चे के लिए, कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। यानी कुछ गैप भी होती है, बहुत सारी रूल होती है, उसमें ये कौन ले सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन में दिया था कि आपका महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी, विदुर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ 27% लोगों का सही जवाब है, सभी हो गया है। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था। तो यहाँ पे रेलवे के जगह पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेलवे के जगह पे रेलवे किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ केंद्रीय कर्मचारी के रूल में अब चेंज हो गया है। पहले केवल महिला कर्मचारी ले सकते थे चाइल्ड केयर लीव, लेकिन अब कोई भी ले सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन होगी, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ही ले ले, लेकिन इसमें पुरुष को भी शामिल किया गया है। तो ये मॉडिफिकेशन है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी ले सकते हैं चाइल्ड केयर लीव। तो ये मॉडिफिकेशन को आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में पूछ दे, रेलवे नहीं तो केंद्र सरकार के में पूछ देगा। अगला आपके पास प्रश्न है, चिल्ड्रन, आपका बाल पोषण पार्क या चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क किस राज्य में है। इसके भी आंसर 70% लोगों ने गलत दिया है। मणिपुर, बिल्कुल गलत जवाब है। अभी आपने सुना होगा कि गुजरात में आरोग्य वन और
आपका चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की उद्घाटन की गई है। तो राइट आंसर गुजरात है, जिसमें 18% लोगों ने मात्र सही जवाब दिया है। तो देख सकते हैं क्या हालत है। अगली हम बात करते हैं ग्रीन दिल्ली ऐप का। इसमें लोगों का सवाल का आंसर बहुत सही था, दिल्ली वाले जवाब पे। ग्रीन दिल्ली ऐप किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। और जानते ही हैं कि दिल्ली में नवंबर से लेके जनवरी के मध्य तक प्रदूषण की हालत क्या होती है, सबको पता है। दिवाली के आसपास तो बहुत जोरों पे होती है। तो इसी को धूल, कचरा जलाने और औद्योगिक प्रदूषण की शिकायत के लिए किया गया है। हालांकि यहाँ पे शिकायत में लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, शिकायत हो गया है। तो ये है आपका शिकायत दर्ज करने के लिए, कोई भी इसको शिकायत इससे दर्ज कर सकता है। तो 75% लोगों ने इसको राइट आंसर दिया है। एक क्वेश्चन और है जिसकी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बाकी पे नेगेटिव इम्पेक्ट है। तो एक जवाब और है, भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसके लिए सब लोग जानते हैं। कब मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलक्ष्य में मनाते हैं, उनके जन्मदिन के, वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं? तो अगला क्वेश्चन में मिलेगा 31 अक्टूबर को। और ध्यान दीजिएगा, तो अभी इनका वल्लभ कितनेवीं जन्म दिवस मनाएगी? तो 145, ये भी याद रखिएगा। तो 31 तो सब लोगों ने जवाब दिया है, 94% लोगों का राइट जवाब है, यानी राइट आंसर है। बाकी लोगों का थोड़े थोड़े है इधर उधर। चलिए अगला इन्हीं से प्रश्न था जिसमें लोगों ने थोड़ा सा इसको भटक गए अपने रास्ते से, क्योंकि किताबों में जो पढ़ा था उसी को आंसर दे दिए लोगों ने। क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या था? सरदार पटेल को लौह पुरुष उपनाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ डिफाइन कीजिए, लौह पुरुष यहाँ भी हैं और यहाँ पे सरदार भी है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने जोड़ा? उसका जवाब 82% लोगों ने दिया है। लौह पुरुष के बारे में तो किसी ने दिया ही नहीं, जो प्रश्न का एक्चुअल आंसर था। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष मिला था 165 देसी रियायतों को भारत में विलय के लिए। यानी कह सकते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था तो छोटे छोटे भागों में था, उसको देसी रियायतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए इनको मिला था लौह पुरुष का उपाधि। सरदार की बात करें तब यहाँ 82% होता कि सरदार इन्हें मिला था बारडोली सत्याग्रह के दौरान, उनके महिलाओं के द्वारा जब इन्होंने अच्छे से नेतृत्व किया था इस आंदोलन को, उसके उपलक्ष्य में। तो दोनों अंतर है सवाल, किताब से भटकिए नहीं, प्रश्न की मेरिट देखिए। अगले प्रश्न में हमें चलते हैं। अगला प्रश्न है साई, या कह सकते हैं सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जो सूचना प्रदान करने के लिए किसके द्वारा विकसित की गई है? अपने पर्सनल को, यानी कह सकते हैं फोर्स के रूप में। तो फोर्स का ही ये एप्लीकेशन था। तो इंडियन एयरफोर्स, भारत सरकार, एयरफोर्स और रिलायंस जियो। तो इसमें तो लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना द्वारा ये विकसित किया गया ऐप है, जिसमें अभी हाल फिलहाल की ये लेटेस्ट न्यूज है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, जिसका मैथमेटिक्स से रिलेशन है। तो 5 अंकों का सबसे अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सब लोगों ने सुना, अधिकतम को हटा दिया, सबसे बड़ी संख्या इसको जोड़ दिया और आंसर दिए हैं लोगों ने 999। दोस्त 999 अगर आप कह सकते हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 ये 5 अंकों की संख्या है क्या? 99 100 5 अंकों की संख्या क्या है क्या? 99 99 ये 5 अंकों का है क्या? ये 4 अंक 1 अंक 2 अंक की संख्या है। तो इसको आपको घटाना होता है। तो सिंपल सी सवाल है, जितनी प्रश्न पूछा जाए 5 अंकों की अधिकतम संख्या तो ये हो सकती है, लेकिन इससे नीचे 4 अंकों की, 3 अंकों की और 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इतनी। यानी सीधी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पे जो अंक मिलता है वो उस अंक का हो सकता है। तो इसको आपको राइट आंसर ये था। और इसी तरह आपको कोई भी अंक पूछ दिया जाए तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। यानी अगर 6 अंक पूछता तो 1 0 और बढ़ जाता है, यानी 9 के बाद 0 0 0 0 यही होता। अगला सवाल था आपके लिए, भारत के नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न संख्या 9।
तो देखिए यहाँ पे लोगों को 40% लोगों का सही जवाब आ रहा है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कुछ लोग राजीव कुमार को भी जोड़ दे रहे हैं, लेकिन राजीव कुमार को हम 10वें क्वेश्चन में आपको लेंगे। जो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है, राजीव कुमार जी 10वें क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे आपको 40% वाला आंसर गलत जा रहा है। 40% लोगों का सही जा रहा है, सॉरी, ये सही है, ये गलत है। ये भारत के अगले प्रश्न में हम आएंगे। तो यहाँ पे तीनों का देख सकते हैं। तो राइट जवाब यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ये अभी का वोट है, अभी आप इस पे वोट दे सकते हैं। सारा अभी ओपन है, कोई भी बंद नहीं है। उसके बाद अगले प्रश्न में कहेंगे। तो 10वां आप देख सकते हैं, हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला है। तो देखिए सबसे लोग 40% लोगों ने जवाब दे दिया है सुनील अरोड़ा। तो ध्यान देने वाली बात है, सुनील अरोड़ा जी क्या है, इसमें चुनाव आयुक्त तो हैं लेकिन साथ में मुख्य भी है। ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी है, न कि चुनाव आयुक्त। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करना है। तो अभी किसको नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार जी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किनके जगह पे, अशोक लवासा जी छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले पदभार छोड़ दिए थे। कितने को, 31 अगस्त को। तो उनके बाद राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोट को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं 11 नंबर से। पहला सवाल 11 नंबर था, TN कृष्णा जिनका निधन हो गया है, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे, कौन सी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। तो लोगों ने इसका जवाब 74% बांसुरी दिया था, 10% तबला, ढोल में 3% और 12% सारंगी दिए थे। हालांकि राइट जवाब सारंगी ही है, जिसको वायलिन भी बोलते हैं। तो ये सही आंसर आपका 12% है। 2.3 यानी 2300 लोगों ने लगभग इस पे वोट किया था। उसमें से 2300 लोगों में से 12% मात्र सही जवाब दिए हैं। चलिए अगले में चलते हैं। तो आप अब से याद कर लें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं था, ये यूट्यूब पे आपका पोल था, लेकिन एग्ज़ाम में तो मौका नहीं मिलेगा दोबारा। दूसरा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 12, एक्सरसाइज मालाबार किस देशों के बीच में होता है। सिंपल सी बात है, ये जब शुरुआत हुआ था तो 2 देश थे, लेकिन फाइनली जब अभी के देश में 4 देश शामिल है। फिलहाल 2020 की बात करेंगे तो इसमें देखिए 86% लोगों ने जवाब दिया है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। बिल्कुल सही जवाब है लोगों का, और यही राइट आंसर है। ये चारों देश भाग लेते हैं। और ये कुछ लोग क्या होता है, 2019 की क्वेश्चन पढ़ के बोल देते हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था। तो ध्यान दीजिए, ये हर साल एवरी ईयर एक्सरसाइज होता है, इसलिए इसको 19 और 20 में डिफरेंट को समझिएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि इसका 13 नंबर प्रश्न का, जिसमें एक्सरसाइज मालाबार 4 देशों के बीच की नौसेना भाग लेती है। तो इसको भी याद रखिएगा, नौसेना भाग लेती है, 4 देश भी भाग लेती है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2020, 3 और मालाबार एक्सरसाइज का मतलब 4 क्वेश्चन एक में है। तो इसको हर चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगले प्रश्न में नौसेना पूछ दे कि कौन सा सेना भाग लेती है एक्सरसाइज मालाबार में। तो जल सेना, आपको वायुसेना, नौसेना, ऐसा ऑप्शन मिल सकता है। कितने देश का तो आपने देख ही लिया। तो अब यहाँ पे देखिए हुआ है कि कहाँ पे हो रहा है। तो कुछ लोगों का इसमें ऑब्जेक्शन था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में है। तो बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन जिस समय ये प्रश्न पूछा गया है उस समय का सबसे परफेक्ट आंसर बंगाल की खाड़ी है। 76% लोगों ने सही जवाब दिया है। कैसे, क्योंकि मालाबार का फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज हो रहा है आपकी बंगाल की खाड़ी में, और सेकंड फेज जो होगा 16 या 17 नवंबर का ही है। एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन ये अरब सागर में होगा दूसरा फेज। तो ध्यान रखिएगा, अगर फेज भाई पूछे तो पहला फेज 1 आपका हुआ है बंगाल की खाड़ी में, फेज 2 होगा तो अरब सागर में जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर के बाद हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, जिसमें लोगों ने से पूछा गया था, इनमें से कौन इंडियन अमेरिकन 2020 के इलेक्शन में ओहियो स्टेट ऑफ से सिलेक्ट हुए हैं, अमेरिका इलेक्शन या US इलेक्शन में। तो इसमें सबसे पहले लोगों का जवाब देखिए, कमला हैरिस जो भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, उसके लिए 86% लोगों ने जवाब दिया है, जो कि गलत है। ध्यान देने वाली बात है कि 2020 के इलेक्शन नहीं, कमला हैरिस 2016 के इलेक्शन में जीती थी। बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको गलती नहीं करना होता है। तो इसमें नीरज अंटानी जी या भारत की भारतीय अमेरिकन सेनेट के रूप में ओहियो से जीते हैं।
कमला हैरिस की अगला न्यूज आएगी, अभी हम देखेंगे। ये 2016 में पहली भारतीय अमेरिकन थी, तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर अगर पूछा जाए वहीओ के टर्न में तो नीरज अंटानी पूछा जाएगा। हालांकि अब तो करंट अफेयर अगला आएगा तो कमला हैरिस के बारे में ही आएगा, वो जान चुके होंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बहुत करीब हैं, यानी इलेक्शन जीत चुके हैं, अभी बने नहीं हैं। तो कमला हैरिस जी के लिए बधाई, और भारत के लिए भी एक अच्छी न्यूज हो सकती है। तो चलिए आगे बात में करेंगे इनके बारे में। अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर में। तो यहाँ पे हम 15 नंबर प्रश्न की बात कर रहे थे, जिसमें था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली में बायो डिकम्पोजिजर विकसित किया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हम जानेंगे कि बायो डिकम्पोजिजर है क्या। ये एक प्रकार का केमिकल है, ध्यान दीजिएगा, जिसको किसी खरपतवार पे छींटते हैं, छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के बाद अगर इसको टाइम दिया जाता है 20 से 21 दिन, तो वो खरपतवार सड़ को कह सकते हैं गलना, गलकर एक खाद के रूप में विकसित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, खाद मतलब उर्वरक के रूप में विकसित हो जाता है। लेकिन उर्वरक बनाना इसका फर्स्ट प्राथमिकता नहीं है। जैसा कि लोगों ने यहाँ सवाल दिया है कि खेती में पैदावार बढ़ाना, उर्वरक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, जैसे मतलब आपको यूरिया के नहीं यूज करके देसी खाद यूज किया जाए या और भी खाद यूज को छोड़ दिया जाए। लेकिन ये सवाल इसका प्रथम प्रायोरिटी नहीं था। इसका प्रथम प्रायोरिटी है कि दिल्ली एरिया में, आपका जानते हैं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास थोड़े क्षेत्र में जितने भी एरिया हैं, यहाँ पे अभी नवंबर के सीजन के आसपास पुआल जलाने का, या पराली बोलते हैं, जलाने का बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। कह सकते हैं कि धान की बची हुई खूंटी भी बोलते हैं हम, कई जगह इसको खूंटी समझते हैं। तो इसकी जलाने की एक समस्या है। इस जलाने के बाद क्या होता है, प्रदूषण बढ़ जाती है, और दिल्ली का भी लेवल आप जान सकते हैं PM10 और PM2.5 मॉडरेट से भी आगे की तरफ हाई रिस्क की तरफ जा रहा है, यानी रिस्की की तरफ जा रहा है, जो अभी अगले प्रश्न में इसकी डिस्कस भी करेंगे थोड़ी सी बातों में। तो इसको कम करने का फर्स्ट था, यानी बर्निंग स्टेबल को कम करना था, जिसमें लोगों ने मात्र 12% सही जवाब दिए। इसका डिकम्प्रेजर का फंक्शन है। हाँ, इससे ऑर्गेनिक खाद खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसका मकसद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उर्वरक भी तैयार होगा, इसका मकसद नहीं है। खेती के पैदावार भी बढ़ेगा, लेकिन इसका मकसद नहीं है। मकसद क्या है, आपका बर्निंग स्टेबल को कम करना। समझिए, राइट आंसर यहाँ पे आपका 1 टाइम्स मैं लगा देता हूँ, डी है। आगे प्रश्न में चलते हैं। अगले हमारे पास प्रश्न है 16 नंबर, TRP टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इसको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि इस साल का हाईलाइट है। और कहाँ से हाईलाइट है, महाराष्ट्र से, जिसमें टीवी चैनल पे FIR वगैरह दर्ज हुआ है। तो हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे करेंट अफेयर स्टूडेंट की बात की। तो यहाँ पे आप जानेंगे, तो ये TRP रेटिंग में बदलाव के लिए प्रसार भारती के CEO को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उनका नाम क्या है। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसी कमेटी, जैसे पहले TRP होता था कि ओल्ड TRP है, जिसमें जिस चैनल को ज़्यादा लोग देखते हैं उसकी TRP ज़्यादा हो जाती थी। अब हो सकता है किसी घर में हिंदी की टीवी चल रही है और वहाँ लोग रहते हैं कर्नाटक का कन्नड़ बोलने वाले, तो उन्हें हिंदी में नहीं समझ में आता, लेकिन 24 घंटे वो टीवी चल रही है। हिंदी की प्रदेश है बिहार मान लेते हैं, और यहाँ टेलीविज़न चल रही है इंग्लिश की या तमिल की, और वो टीवी की TRP बढ़ रही है, लेकिन उससे उपभोक्ता को नहीं पता कि इसका चैनल का मीनिंग क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है कि इसको पुराना को बदल के नया किया जाएगा, उसके लिए ये पूरी कवायद है। तो इसमें कह सकते हैं कि TRP के नाम पे जो CEO बने हैं उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए शशि शेखर वेम्पाती जी हैं, इसके CEO हैं। और इसको दूसरे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि प्रसार भारती के वर्तमान CEO कौन है, तो शशि शेखर वेम्पाती भी होंगे। CEO एंड चेयरमैन दोनों बोलते हैं प्रसार भारती में। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि 2 प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने 67% जवाब दिया है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, तो इनको सब लोग जानते हैं यार, UPSC के चेयरमैन हैं।
तो इतना भी गलती नहीं कर दीजिए कि पूरी चीज़ें गलत हो जाए और क्वेश्चन गलत ही हो जाए पूरी तरह से। 17 नंबर प्रश्न में चलेंगे, जिसमें हाल ही में चर्चा रहा, करतारपुर गुरुद्वारा किसकी देखरेख में गैर संगठन को सौंपा गया है, यानी गैर सिख संगठन को सौंपा गया है, जिसको CTBC कुछ करके नाम रखा गया है। तो इतना दो डीप में पूछेगा नहीं, लेकिन प्रश्न हो सकता है ये पूछा जाए कि ये कहाँ पे है। तो ये प्रश्न पहले भी कई बार हो चुका है। भारत के पंजाब से जुड़ा हुआ और पाकिस्तान के पंजाब से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो 92% लोगों ने सही जवाब दिया है, एकदम बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि बिल्कुल ये प्रश्न लोगों के जिक्र में था और 2.4 यानी 2400 लोगों ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न हम करते हैं 18 नंबर का, किस राज्य की स्थानीय नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में, यानी वहाँ की लोकल जॉबों में लोकल को 75% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। कुछ लोग बोले कि हमारे यहाँ तो 100% है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ और है, लेकिन ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन उसमें से कौन से हैं, आपके यहाँ का ऑप्शन है या नहीं। यानी किसी ने MP के बारे में बात किया था, किसी ने तमिलनाडु के, तो ऑप्शन वो नहीं है दोस्त, यहाँ ध्यान देना है कि इनमें से कौन है। तो अभी अभी हरियाणा के द्वारा हुआ है और लोगों ने 81% इसका सभी जवाब दिया है, जिसमें 75% आरक्षण की बात की गई है। अगले प्रश्न में चलेंगे 18 के बाद 19 नंबर में, जिसमें बोला गया है इनमें से कौन न्यूजीलैंड के PM के रूप में दूसरी बार चुनाव जीत गए हैं, यानी चुनाव जीत गए हैं तो PM बन ही जाएंगे। और इसमें सभी लोगों का सही जवाब है, जैसिंदा एडर्न है, बिल्कुल सही जवाब है। 84% लोगों ने सही जवाब दिया है। कुछ लोगों ने इसमें 8% लोग हैं दूसरे नंबर पर दिए हैं साना मारिन। इनके बारे में आप जानना चाहेंगे तो हो सकता है एक ये भी करंट अफेयर बन जाए, क्योंकि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में साना मैरिन है और इनका शायद आयरलैंड होगा या कोई और देश है, वो देश आप याद रखिएगा। यानी यहाँ पे सबसे कम उम्र के PM के रूप में हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है प्रदूषण, जिसको हमने दिल्ली की प्रदूषण या डिकम्पोजर की बात किया था पूसा वाला, उससे भी जुड़ा है। देखिए पार्टिकुलर मैटर, इसको एक बार ये पूछ देता है PM को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर मैटर। 2.5 क्या होता है, तो डायमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें प्रश्न को हम बताते हैं। 2.5 मीटर डायमीटर होता है और इसको बोलते हैं माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दो प्रश्न आपको बता दिया। इसको हो सकता है कि इस डायमीटर को भी आपसे पूछ दिया जाए कि डायमीटर क्या होता है प्रदूषण की। तीसरी लेवल आपकी इसको समझिएगा। तीसरी प्रश्न इसमें एक और है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जब मेजरमेंट करते हैं पार्टिकुलर मैटर, तो ये 2D डायमेंशन होता है, 3D होता है या 1D होता है। तो कुछ लोग कहेंगे ऐसा तो बुक में हमने कभी देखा नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जहाँ भी क्यू लगता है, क्यू क्या है, वैल्यूम है, वैल्यूम क्या होता है 3 डायमेंशन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्यूब होता है। 3D के टर्म में जाइएगा इसको अगर पूछा जाए तो। यानी किसी भी जगह पे नापने के लिए अगर प्रदूषण मापना है तो हमें सारे डायमेंशन में कितनी मीटर 2.5 माइक्रोमीटर इधर से और इधर से 3D डायमेंशन में लेना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें प्रश्न को भी आप कवर करते चलेंगे तो करंट अफेयर के साथ साथ GK भी बढ़ेगी। आगे पढ़ते हैं। तो आगे इसमें है कि कितना सेफ माना जाता है। तो सब लोग जानते हैं 2.5 को हम कितना पे सेफ मानते हैं, तो 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर प्रति क्यूबिक मीटर सबसे सेफ लिमिट है। और इसमें मात्र 19% लोगों ने सही जवाब दिया है। 69% लोगों ने जो जवाब दिया है वो अगले प्रश्न का है PM10 का। तो यानी राइट जवाब हमारा ये है, B रॉन्ग आंसर है, लेकिन अगर PM10 होता तो B राइट आंसर होता। तो अगले प्रश्न में PM10 को भी हम लेके आए हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 में है हमारे पास पार्टिकल मैटर 10 के लेवल का सेफ क्या माना जाता है। और सेफ के बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारा पे राइट आंसर 23% लोगों ने सही जवाब दिया है 100 ग्राम मीटर क्यूब। अगर लोगों ने 54% दिया है 500, अगर 500 हो गया तो वार्निंग हो गई और अनसेफ में चला जाएगा और दम घुटना शुरू होता है, समझ जाइएगा। ग्रीन चेम्बर से हम बैलून चेम्बर में आ जाएंगे। तो ये कंडीशन है। और जैसे ही 60 और 100 से ऊपर जाता है हमारा ये, उसके बाद नॉर्मल, सेटिफैक्ट्री, फिर उसके बाद मॉडरेट वगैरह वगैरह रिक्स वगैरह में आगे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, आज ही से शुरू हुआ है, बहुत बड़ा अपडेट, हो सकता है एक प्रश्न आ जाए।
तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका के, ध्यान दीजिएगा, 46 राष्ट्रपति कौन है। 45 पूछा जाए तभी आपको याद रखना है, तो 45 के लिए तो मैं बता ही दूँगा, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन 46 का चुनाव हो चुका है। हाँ, शपथ लेना बाकी है, जीत पक्की हो चुकी है। तो कौन रहेंगे? जो बाइडेन। 96% लोगों ने जवाब दिया है। हालांकि अभी शुरुआत का क्वेश्चन है, अभी टाइम लगेगा लोगों को इसको समझने में। आज ही का न्यूज़ है, थोड़ा सा भी लोगों का टाइम लगेगा। तो यहाँ जो बाइडेन ने इलेक्टेड हो चुके हैं, वोटिंग के टर्म में अभी स्थापित करने का है और 46 में है। लेकिन इनके साथ साथ दूसरी खुशियां जिसकी आपकी सब लोगों के इंतजार होगी, 23 नंबर प्रश्न में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, और शायद ये 49 होंगे, हो सकता है। इसको देख लीजिएगा, कंफर्म आपको करना है, मैं कंफर्म नहीं करना हूँ, लेकिन 49 उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी ट्विस्ट है, लोगों का जवाब भी बहुत सही है, कमला हैरिस। अब यहाँ एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 हो जा सकता है इसी में। कमला हैरिस फर्स्ट अश्वेत नागरिक हैं, अश्वेत भारतीय अमेरिकी नागरिक है जो पहली बार उपराष्ट्रपति बने हैं। जैसा कि आपने देखा था राष्ट्रपति के समय में बराक ओबामा जी फर्स्ट अश्वेत मेल थे जिन्होंने राष्ट्रपति बने थे, और यहाँ अश्वेत वोमेन के रूप में आती है, और प्लस में उपराष्ट्रपति भी जुड़ेगा तब कमला हैरिस जी आएंगे। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य से इनका माता जी का संबंध रहा है। तो ये रहा आपका यूएन अमेरिकन कमला हैरिस जी। तो ये आपका उपराष्ट्रपति। उसके बाद फाइनल सवाल जो हम देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति का संबंध किस पार्टी से है। और ये वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं जो बाइडेन का अगर कोई पूछ दे तो सब लोग को पता है अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन उनकी पार्टी का नाम पूछ देता है तो क्वेश्चन गलत होती है। क्योंकि ये प्रश्न हमने कई बार देखा है, कई प्लेटफॉर्मों पे देखा है कि बराक ओबामा के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ भी हो सकता है कि ये प्रश्न आ जाए। और ये प्रश्न वीडियो का अंतिम प्रश्न है जिसमें आप किस पार्टी का संबंध है, तो ये लोगों ने बिल्कुल सही जवाब 84% दिए हैं, डेमोक्रेटिक से। रिपब्लिकन के कौन थे, तो डोनाल्ड ट्रंप थे। और अमेरिका में 2 ही पार्टी की सरकार होती है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन वहाँ पे होता है, जनरली रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक। और जनरली ये 1 साल बाद, जो 4 साल इलेक्शन होता है 4 ईयर का, मतलब एक टर्म के बाद, तो जनरली चेंज होता है। कई बार ये कंटिन्यूअस भी होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते तो ये सेम के सेम हो जाता, लेकिन इस बार चेंज हो चुका है, तो डेमोक्रेटिक के हैं। तो क्वेश्चन से प्रश्न संख्या 25 में था, आपसे पूछा गया था कि रोपैक्स फेरी सेवा किस राज्य में शुरुआत की गई है। तो 52% लोगों ने महाराष्ट्र जवाब दिया है, जो गलत है। आपका गुजरात में है। अभी नया सर्विस हुआ है रो सर्विस, जिसको रोपैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस सर्विस में आप, अगला प्रश्न में हम जाएंगे 26 नंबर में। तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ लोग महाराष्ट्र बोलते हैं और यहाँ सब जवाब देते हैं अहमदाबाद से हाजिरा। तो महाराष्ट्र किसी तरीके से नहीं है, तो यहाँ भी गलत लोग जाते हैं। इसका सही जवाब क्या था, हाजिरा। हाजिरा मतलब सूरत के नज़दीक है हाजिरा, और घोघा यानी भावनगर के नज़दीक। भावनगर से सूरत के बीच में, यानी छोटे से जगह में बोलेंगे तो घोघा से हाजिरा, और अगर बड़े शहरों के नाम से जोड़ेंगे तो भावनगर से सूरत के बीच में ये रो सर्विस चालू हुआ है। तो सही जवाब आपका सी है। और ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इसको बड़े शहर में भी कन्वर्ट करके पूछ दिया जाए क्वेश्चन को। तो हाजिरा, सूरत, घोघा, भावनगर, तो यहाँ से बीच में ये शुरुआत हुआ है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या था, प्रश्न नंबर 27, बहुत चर्चा में प्रश्न है। दी थ्रस्ट वी होल्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जान गए अमेरिका के उपराष्ट्रपति, लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल कमला हैरिस द्वारा। भारतीय से संबंध है, 84% लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए 27 के बाद 28 में, बिना देरी के 28 में है विद्यापति। हालांकि विधपति हो गया था, तो यहाँ विद्यापति होगा। विद्यापति एयरपोर्ट, जहाँ से 8, 11, 12, 11, 20 को पहली बार दिल्ली के लिए हवाई यात्रा शुरू किया गया, कहाँ पे है।
तो हो सकता है नया हवाई अड्डे के नाम से पूछ दिया जाए। कुछ लोग तो बोले मेरे घर के पास है, तो अच्छी बात है, लोगों का जवाब भी घर के पास ही है, यानी रियल के सही के पास है। दरभंगा में विद्यापति एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, कई जगह बिहार भी पूछ दिएगा, तो ध्यान रखिएगा, बिहार में है दरभंगा। जो लोग बाहर के हैं, बिहार के नहीं हैं, उनके लिए 29 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश जो इस्लाम मानने वाला है, यानी वहाँ का कानून इस्लामिक है, बिना विवाह के कपल जोड़े को एक साथ रहने की परमिशन दे दिया है, सता शराब पीने की भी परमिशन दे दिया है, और कई सारी पाबंदियों को हटा दिया है, वो देश कौन सा है? तो बहुत लोगों का सही जवाब था, क्यों? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में ऐसा कानून लाया गया है, यानी पहले कानून था उसमें छूट दी गई है, सीधी सीधी बात कर दे। तो राइट जवाब, लोगों का सही जवाब। अगले प्रश्न में चलते हैं 30 नंबर में। एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव में अभी सरकार बन जाएगी, 15 दिसंबर तो है, लेकिन 16 नवंबर को बन जाएगी, 16 नवंबर को सरकार बन जाएगी। लेकिन अभी इसमें विधायक की सीटों की संख्या, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, कोई भी एग्जाम में सीट उठा के पूछ देता है, और सीट एक पार्टी का नहीं पूछेगा सीधा। अगर छोटा सवाल है तो एक पार्टी पूछ देगा, दूसरा बड़ा है तो सभी को मिला के पूछ देता है कॉमन करके। तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, किसके कितने सीट है। हालांकि लोगों का जवाब बिल्कुल 83% है। बीजेपी 74, RJD 75, JDU 43 और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 19। बाकी 4 हम पार्टी का, 4 अलग अलग आपका VIP पार्टी का, आपका 5 AIM, और कुछ एक आपका लोजपा का, कुछ निर्दलीय भी है, CPIA से भी है, मतलब अलग अलग पार्टियों ने जीता है। लेकिन सबसे मेजर जो 4 है वो 4 आपका आंसर ये है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आता है IPL। तो IPL इस बार कौन सा हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। 13वीं IPL हुई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 13वीं IPL के 2018 से 20 तक के जो जीतने वाली टीम है और रनर टीम कौन है उसके बारे में बताइएगा। तो ये मैंने देखा था पिछले LP एग्ज़ाम में भी, ग्रुप D एग्ज़ाम में भी, हर सेशन में एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं से IPL से डाला हुआ था। कभी 2017 का पूछा था, कभी 18 को, इसलिए मैंने यहाँ 18 से 20 तक लिया है। तो ध्यान देंगे, 18 बात में होता है तो सीधी सी बात है, चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ था। तो 18 में ये दोनों टीमें थी, 20 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन का था, और 20 में नहीं, सॉरी 19 में, और जो 20 में था दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन का था। तो इतना क्लियर हो गया। तो 6 टीमों का अगर यहाँ से देखेंगे तो लोगों का जवाब देखिए बिल्कुल सही सही, 80 नहीं 92% लोगों का है। 2020 में मुंबई इंडियन ने जीता है दिल्ली कैपिटल को हरा के। 2019 में मुंबई इंडियन ने जीता है चेन्नई सुपर किंग को हरा के। 2018 में चेन्नई सुपर किंग ने जीता है सनराइजर हैदराबाद को हराकर। अब अगले बात करते हैं 31 के बाद हम देखते हैं 32 में। बोला IPL 2020 में कौन से खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच। हालांकि यहाँ पे फाइनल लिखना चाहिए था, मैन ऑफ द मैच में फाइनल भी हमें लिखना होगा, क्योंकि मैन ऑफ द मैच केवल उसी मैच का होता है। हालांकि लोगों ने समझ गए होंगे। मैन ऑफ द सीरीज किसको खिताब जीता है या खिताब मिला है, इसके बारे में था। तो यहाँ आपको सिंपल सी बात है, पर्पल कैप वाला भी देख लीजिएगा, यहाँ मैंने नहीं डाला है, और ऑरेंज कैप भी। तो यहाँ पे देखिए मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे तो किन लोगों ने सबसे ज़्यादा जवाब सही दिया है। 72% लोगों ने जो जवाब दिया है वो गलत है। मैन ऑफ द मैच तो ट्रेंट बोल्ट थे, कोई शक नहीं है। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है जोफ्रा आर्चर को, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। तो यहाँ पे राइट जवाब आपके पास आएगा C, जिसमें 21% लोगों ने सही जवाब दिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं 32 के बाद 33 नंबर में। तो यहाँ एक वीडियो का थंबनेल था, उसके बाद हमारे पास 33 नंबर है। किताब लिखी नहीं, आपके पास करंट अफेयर आ चुका है। ये प्रोमाइज्ड लैंड किताब किसने लिखा है? 17 नवंबर को रिलीज होने वाला है अमेरिका में।
भारत में भी मिलेगी कॉपियाँ, लेकिन भारत के लिए तो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के लिए अच्छी बुरी दोनों खबरें की शुरुआत आपने न्यूज़पेपर मीडिया में देखा होगा। लेकिन लिखने वाले के लिए आप देखिए पॉजिटिव थिंक का तो राइटर बराक ओबामा है। 90% लोगों ने सही जवाब दिया है। और इन्होंने अपने शासनकाल के संबंधित जो भी 2007 या 9 होगा, मुझे याद नहीं है, 2017 तक के बारे में बताया है। तो यानी 7 से 17 होगा शासनकाल, यानी 2 या 9 से भी होगा, क्योंकि अमेरिका में 4 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो हो सकता है 2009 से 2017 के बारे में इन्होंने अपने लिखा हो, उसी में का एक थिंग होगा। अगले प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। 5th आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को भारत में मनाया गया। ये किस अवसर पे या ओकेजन पे मनाया जाता है? ध्यान देने वाली बात है। तो कुछ लोगों ने बोला 13 नवंबर को धनतेरस था, कुछ लोगों ने बोला छोटी दिवाली थी इसलिए इसी दिन मनाया जाता है। तो सब काट दीजिएगा। आयुर्वेद के सबसे बड़ा गुरु को किनको माना जाता है? धन्वंतरी को। उनके जयंती पे और आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ये इसका कंसेप्ट है। बाकी उस दिन कुछ और पड़ गया तो लोगों ने उसी को उठा लिया। तो यहाँ पे 71% लोगों ने सही जवाब दिया है। और इसके संबंधित थोड़ा सा और डिटेल में अध्ययन कर लीजिएगा। राजस्थान में 2-3 औषधालय के नाम आयुर्वेद के नाम से खुला गया है, उसको बारे में भी आप एक बार रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद आपके पास हमारे पास है 35 नंबर। परिवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर कौन है, जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है? और एक बिल्कुल करंट क्वेश्चन है, तो ये लोगों ने सही जवाब दिया एस.के. मिश्रा। और एस.के. मिश्रा को अगर फुल नेम में जानना चाहेंगे तो संजय कुमार मिश्रा नाम है इनका। तो याद रखिएगा, अगर हिंदी में लोग जो जानना चाहते हैं, संजय कुमार मिश्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि प्रश्न का कंसेप्ट है, और ये सारे कंसेप्ट आपको रिपीट करेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये सब जो हाईलाइटेड होते जा रहा है ना, उस पर नाम लिखा हुआ रहता है एक क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है म्यांमार। आज ही सुबह मैंने डाला था, म्यांमार इलेक्शन 2020 में किसकी जीत प्राप्त हुई है? तो सब लोग जानते हैं, हालांकि जवाब लोगों ने थोड़ा सा गलत भटक गए। आंग सान ली में 30% लोगों ने जवाब दिया है आंग सान सू की ने। ये 4th टर्म लगातार जीती है। और इनकी पार्टी का भी नाम देख लीजिएगा, एनएलपी या कुछ ऐसा ही है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। इनकी पार्टी को नाम आपको करना है, ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे पार्टी का नाम भी पूछ देता है, जैसा कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बारे में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ आंग सान सू की, जो शांति के दूत, नोबेल प्राइज विजेता भी है, उनको मिला है। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है आज ही के लिए। सौमित्रा चटर्जी का निधन 15 नवंबर 2020 को हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यहाँ लोगों ने 14% सही जवाब दिया है, 75% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो यानी एक्टिंग में, यानी अभिनेता थे। और थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा बड़ा करके भी पूछ दिया जाए तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बंगाली अभिनेता थे। तो बंगाली अभिनेता थे, लेकिन इनकी फिल्मों में अच्छी खासी सत्यजीत रे वगैरह से इनका पकड़ था, और बहुत सारे इनका अवार्ड भी था, पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ ये भी प्रश्न को रेट लीजिएगा, एक्टिंग। और हो सकते कि इनके बारे में कोई और चीज़ होगा, तो फ्रांस का इनको मिला हुआ था सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, ये वगैरह वगैरह, ये सब। प्रश्न संख्या 38 था, जिसमें डिप्टी सीएम और सीएम बिहार के रूप में बताना था। पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही था। और जवाब कितने लोगों ने दिया था? 2.5, यानी 2500 लोगों ने। तो आपका मुख्यमंत्री सीएम के रूप में नीतीश कुमार, जो 4th लगातार कार्यकाल है। उसके बाद आप तारकेश्वर प्रसाद जी और रेणु देवी, यानी दोनों ये डिप्टी सीएम और एक सीएम के रूप में लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। उसके बाद आगे चलेंगे आपके पास 39 में, स्टैचू ऑफ पीस किस धर्म के प्रतिमा है? तो लोगों ने इस पे, तो बौद्ध धर्म पे 76% लोग गए हैं, जो कि गलत है।
राइट जवाब आपका जैन धर्म का है, जो अगले प्रश्न में भी हम डिस्कस करेंगे। इसका कहाँ पे ये स्थापना हुआ है, किन के लिए है, उसके संबंध में भी। तो 39 के बाद हम 40 नंबर पे आएंगे। उसी प्रश्न का रिपीटेशन है, लेकिन इसमें है कि 151 इंच लंबा प्रतिमा आचार्य श्री विजय वल्लभ श्रीेश्वर जी महाराज का है, जो किस स्थान पे है। तो ये महाराज जी किस धर्म से है, ये तो जान लीजिएगा, आपका जैन धर्म से है। और जैन धर्म के बाद इनकी उद्घाटन जो हुई है वो पाली का जैतपुरा राजस्थान में हुआ है। 64% लोगों का सही जवाब है, 61% लोगों का गलत जवाब है। जहाँ केवड़िया नर्मदा गुजरात, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को ही याद रखे हैं लोगों ने, तो यही गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे राइट जवाब हमारे तरफ से डी है, पाली जैतपुरा राजस्थान और जैन धर्म। अगर आपको इससे रिलेटेड और प्रश्न पूछ दिया जाए कितना लंबा है उसके बारे में है, तो 51 इंच है, मीटर में नहीं चले जाना है आपको। उसके बाद नाम किनका है उनको भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे तो 41 नंबर है, जो आपका थीम से लिया हुआ है। थीम ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ किस सम्मेलन का पार्ट है। तो आप जानते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ब्रिक्स है, इसके लिए है, जिसकी 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन अभी समाप्त हुआ है। 84% लोगों ने सही जवाब दिया है। और इसका एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके होस्ट कंट्री कौन थे। तो इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया है रसिया। और एक प्रश्न और पूछा जाता है इसी से जोड़कर कि ये किस स्थान पे संपन्न हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा प्रश्नों में पूछा जाता था, तो इस बार आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन है। तो ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो कोई स्थान इसमें नहीं है। अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाए तो नन ऑफ दीज कीजिएगा। मैक्सिमम सबमिट क्या हो रहा है आपका, ऑनलाइन हो रहा है। अगर स्टूडेंट की टर्म में बोले तो ऑनलाइन, और अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है। तो कोई स्थान नहीं आएगा, नन ऑफ दीज भी देख लीजिएगा, इस बार हो सकता है आ जाए प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास था, मिनिमम एज पॉलिसी किस खेल से संबंधित है। तो अभी ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, तो आईसीसी द्वारा किया गया है, वो अगले प्रश्न में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मिनिमम एज पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट का है। तो 1600 लोगों में से 6200 लोगों ने गोल्फ चुना है। तो गोल्फ तो शुरुआत ही होता है 40 पार से, यानी गोल्फ में मैक्सिमम एज वाले लोग खेलते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो गलत लोगों का जवाब था यहाँ पे सही जवाब आपका क्रिकेट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 43 नंबर में, जो इसी प्रश्न का रिपीटेशन और कह सकते हैं इनलार्ज या बड़ा किया हुआ है। आईसीसी के मिनिमम एज पॉलिसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का न्यूनतम उम्र क्या है। एक्सपेक्टेड एक्सेप्शनल केस छोड़ के, अपवाद छोड़ के बताना है आपको। कई केस में अपवाद भी है। इस अपवाद का है कि आईसीसी ने पर्सनल क्रिकेट बोर्ड को, यानी देश के क्रिकेट बोर्ड को ये अनुमति दे रखा है कि अगर उससे भी कम को खिलाना चाहें तो उसमें अपवाद की श्रेणी में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने जवाब को 66 वर्ष में 14 वर्ष 6 महीने 66% लोगों ने दिया है, जो बिल्कुल गलत जवाब है। 15 वर्ष मिनिमम आयु फिक्स किया गया है आईसीआईसी की तरफ से, और आईसीसी के तरफ से, आईसीआईसी नहीं। तो इसमें 19% लोगों का सही जवाब, और 1.8 यानी 1800 लोगों ने वोट दिया था। चलिए अगले प्रश्न में है बुकर प्राइज। हमेशा ये प्रश्न रिपीट होते रहता है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसकी जवाब में तो मैं लोगों को तालियां देना चाहूँगा कि उनके सही को जवाब 78% लोगों ने बिल्कुल राइट जवाब दिया है। डॉगलस स्टुअर्ट जो बुकर प्राइज 2020 जीते हैं। उसके बाद कहें तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा, ये 2019 के नाम से है। और मिल्कमैन की बात करेंगे तो 2018 का है। अगर 18, 19 और 2020 की बात करेंगे तो इस तरह का है ये ऑप्शन। तो इसको भी जो लोगों ने नीचे सेलेक्ट किया है उनका भी जवाब सही था, लेकिन वो 19 के लिए है और 18 के लिए है। अगले प्रश्न में चलेंगे, 45 नंबर। इंडिया सिंगापुर का आपका सिम्बेक्स होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ देता है कि सिम्बेक्स किसके बीच एक्सरसाइज है। तो देखिए, सिम्बेक्स से सी से आपका कहता है सिंगापुर, और आई से इंडिया।
ये ध्यान रखिएगा। सिम्बेक्स जब भी टर्म आता है तो इंडिया और सिंगापुर के बीच है और ये 23 से 26 नवंबर पर हो रहा है। तो इसमें हमने प्रश्न पूछा था, लोगों ने 1100 ने लोगों ने जवाब दिया है, उसमें से 59% लोगों ने अरब सागर दिया है, जो गलत है। ये तो दूर दूर तक नहीं है। 23% लोगों ने दिया है बंगाल की खाड़ी, ये भी गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पास अंडमान सागर में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अंडमान सागर कहाँ है? आपकी अंडमान निकोबार द्वीप और आपके उसके इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे तो उस साइड वाला में हो रहा है। तो 13% लोगों का राइट जवाब है। तो यहाँ मैं राइट जवाब में 13% लोगों का लूँगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास 46 नंबर है, 50 तक जाना है। तरुण गोगोई राजनीति के पिलर, जिनका 13 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। 23 होगा यहाँ पे, या यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक कारण कुछ हुआ होगा। तो इस किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो एक बार टाइपिंग में भी मिस्टेक हमें लग रहा है, 23 का होगा। तो यहाँ पे आपको 23 ही लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे कब हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा 23 नवंबर को। और किस राज्य से संबंध था? तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। तो तरुण गोगोई सीएम ऑफ असम थे, और असम के अलावा इन्होंने 6 बार लोकसभा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी ये चुने जा चुके हैं, और केंद्रीय मंत्रियों में भी शायद इनका योगदान रहा हो। तो हो सकता है इस प्रश्न को पूछ दिया जाएगा। और अभी कल का एक और न्यूज आया है, अहमद पटेल, इनका भी निधन हो चुका है। ये गुजरात से संबंध रखते थे और दोनों का संबंध कांग्रेस पार्टी से था। तो हो सकता है ये सब चीज़ें कभी पूछ दे, लेकिन हो सकता है राज्य ज़्यादा पूछने की चांसेस होती है। अगले प्रश्न में चलेंगे, जो अभी बरपा रहा है तूफान, बंगाल की खाड़ी में उफा तूफान संभवतः 25 नवंबर को तमिलनाडु तट से टकरा सकता है। इस तूफान का नाम क्या है? देखिए, तो इसमें लोगों ने, कितने लोगों ने जवाब दिया था? तो टोटल लोगों ने यहाँ 1100 दिए हैं। 1100 में 85% लोगों को बिल्कुल राइट जवाब है, निवर। अम्फान भी आया है बंगाल खाड़ी में, लेकिन इनका डेट पहले था, ये ध्यान रखिएगा, इसी साल में था। उसके बाद निसर्गा भी आया है जो अरब सागर में था, ये भी इसी साल में पहले का था। और वर्धा तो बहुत पहले का है। तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा, ये सारा तूफान के बारे में एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आजकल हाईलाइट करके दे दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है बिल्कुल लेटेस्ट, आज ही के डेट में, मैंने 50 मिनट पहले अभी दिया था। आईसीसी का नया चेयरमैन का चयन हुआ है। तो 79% लोग जी शशांक मनोहर पे ही हैं, जबकि हम लोग जानते हैं शशांक मनोहर ने अपनी रिजिग्नेशन यानी त्याग पत्र पहले ही दे दिया है। त्याग पत्र पहले दे चुके हैं थे, जिसके कारण से पोस्ट खाली था। उसको भरने के लिए जब चुनाव हुआ तो उसमें गेर बार्कले, जो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड का है, इन्होंने इसको विन किए हैं। यानी अगला आईसीसी चेयरमैन पूछा जाए तो कौन होंगे? ग्रेग बार्कले। यानी 16% लोगों का सही जवाब। अगर पूर्व का पूछा जाए तो शशांक मनोहर पहले के थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, जो अभी आपको जस्ट अभी अभी मिला होगा, 49 वाला, जो 26 मिनट पहले, जिसमें 2021 का ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म का नामांकन हुआ है? तो बहुत लोग समझदार हो चुके हैं। यहाँ पे 82% लोगों ने सही जवाब दिया है। कितने में से? तो अभी संख्या बहुत कम है, 137 में से। तो 80% लोगों को सही जवाब है। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा और दूसरे तरीके से भी अगर आप देखना चाहें, तो भारत की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाले फिल्मों का नाम बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से कौन कौन से नॉमिनेट हुए हैं, उसमें ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा। जलीकट्टू अभी हो चुका है, लगान पहले हो चुका, मदर इंडिया हो चुका है, सलाम बॉम्बे, ये सारे फिल्म वो हैं जो भारत की तरफ से नामांकन हो चुका है। यानी भारत की तरफ से अभी 4th फिल्मों का नामांकन मिल चुका है ऑस्कर के लिए, लेकिन अभी भी ट्रॉफी पे कभी हाथ नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें तथ्य है, इसको भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न के टर्म में आ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास लास्ट है, जो इस वीडियो का है, 50 नंबर। जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे, जल्लीकट्टू की हमने जब भी बात किया तो ये मलयालम फिल्म है।
एक बार ये भी अगर पूछ दिया जाए तो किस भाषा की फिल्म है, तो मलयालम का है और ये भाषाई भाषाओं में एंट्री मिला है। और दूसरी कह सकते हैं कि इसके एंट्री मिला है तो ऑस्कर 2020 के लिए मिला है। इसके साथ बहुत सारी फिल्में थी भारत की तरफ से कि इनको हमें भेजना है, लेकिन उनमें से फाइनल नॉमिनेशन किसको मिला है, तो जल्लीकट्टू का मिला है। अब इसमें डायरेक्टर की बात पूछा है तो मैंने बोला तो 2 ही वोट अभी आए हैं, जस्ट अभी से आप देखिएगा इसको पोस्ट किए हुए मात्र 56 सेकंड हुए हैं, यानी वीडियो बनाने के बाद आपके पास पोस्ट हुआ, यानी हमने शेड्यूल कर रखा था। अब इसमें देखिएगा तो इसमें देखने के बाद देखेंगे तो आपके पास देखिएगा कि 2 वोट आए हैं, दोनों ने एस राजामौली का। राजामौली जी का बाहुबली था जो अभी लोगों को भूल भूल नहीं पा रहे हैं, यानी यहाँ दोनों जवाब गलत है, 2 ही लोग दिए हैं। राइट जवाब यहाँ पे है जी लीजो जोस प्लेस पेस्ट्री, जो इसके सही जवाब है, जो अभी कोई आंसर नहीं आया है। तो चलिए ये था पूरा। तो टारगेट 100 में हम 50% पे आ गए थे, अब आगे बढ़ते हैं 51 से। क्वेश्चन 100 हमें करना है, तो चलिए 51 से हम शुरू करते हैं। भारत द्वारा किस नियम के अंतर्गत 170 से ज़्यादा ऐप को प्रतिबंध किया गया है? इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और ये ऐप का नाम भी दे दिया जा सकता है वो आपको, तो डिटेल में आप देख लीजिएगा। हो सकता है आपको पबजी वगैरह 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 जो मैक्सिमम चाइनीज ऐप है उसको भारत की तरफ से बैन किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सा नियम है ये मैंने 51 में पूछा था, तो इसका जवाब 91% लोगों का तो बिल्कुल सही है। IT एक्ट 69 यानी इसके तहत इसको बैन किया गया था। ऐप के नाम आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री को पिता के नाम से जानने वाले थे जिनका निधन भी हो गया है, तो ये दोनों तरीके से पूछ सकता है, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और TCS के संस्थापक। जो अगले हम प्रश्न में चलेंगे, कुछ लोग कहते हैं ना TCS हमारा एग्जाम लेता है तो क्वेश्चन बनाता है, तो इसके संस्थापक थे, इनका 96 वर्ष में निधन हो गया, इनके नाम बताना था आपको। तो यहाँ देखिए बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, 83% लोगों का सही जवाब है फकीर चंद कोहली। और जो अगले प्रश्न में देखेंगे FC कोहली के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, तो इसको भी आप रिपीट कर लेना। उसके बाद अगले इसी प्रश्न का दूसरा था TCS के प्रथम CEO और संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये भी रखिएगा। प्रथम CEO भी थे और संस्थापक भी थे जिनका निधन हो गया है, उसके बारे में भी आप रखिएगा। तो FC कोहली, दोनों सेम प्रश्न है और लोगों का जवाब भी बिल्कुल सही है, 79% लोगों का। उसके बाद कुछ वीडियो जो हमने बनाए थे आपका एग्ज़ाम के बारे में, वो सारे आ जाएंगे कि असली आंदोलन अब शुरू हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता चला है 1 दिसंबर को कि 28 दिसंबर को मेरा NTPC का एग्ज़ाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको वीडियो को तो आपने देख ही लिया होगा, उम्मीद करते हैं। तो 54 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न में हम आएंगे, तो दुनिया का सबसे पहला देश या संघ जो कोविड वैक्सीन को लगाने का फैसला ले लिया, यानी परमिशन दे दिया, एक तरीके से कह सकते हैं, जो आपका फाइजर का कह सकते हैं, फाइजर का बायोटेक था। यहाँ BOIA है, BIO है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है। इस कंपनी का दावा फाइजर है। तो इसमें आप जान चुके होंगे सब लोग, UK पहला देश था, यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कनाडा आ गया है, ये भी अगर याद कर सकते हैं तो कर ले। और तीसरे नंबर पे USA ने इसको मंजूरी दे दिया है लगाने के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न तो हमारा है प्यारा अद्भुत रणनीति है, जो हमने वीडियो बनाया था, तो इसके हमने 8 सीरीज बना रखा है और एक करेंट अफेयर वाले नहीं, GK के प्रश्न में हमने डाल रखा है, सारा प्लेलिस्ट हमारा है उसी में डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो जाए NTPC में, तो हम सारी चीज़ें आपके लिए बना रखे हैं तैयारी के साथ, लेकिन आपका कितना सहयोग होगा आगे की बात है। MDH मचाले के संस्थापक का निधन हो गया है, संस्थापक भी थे और निधन में भी आ सकता है, तो धर्मपाल गुलाटी, क्योंकि ये वृद्ध व्यक्ति थे और इनके बारे में हर बार पूछा जाता था इनको नाम के रूप में। अगला इसी से रिलेटेड प्रश्न होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा लोकसभा वाला है, 56 नंबर। लोकसभा की वर्तमान सीट 545 है। एक प्रश्न अपने आप में ये बनता है, याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है कि रोज लोकसभा के कितने सीट और राज्यसभा के कितने सीट है। तो लोकसभा के 545 है, 2026 तक यही रहेगा। कब किया गया था? पहले 525 थी। तो अगर एक 3 प्रश्न हमने यहाँ बात कर लिया, 545
2026 तक रह चुका है 2 प्रश्न, और तीसरा प्रश्न पहले 525 थी, और चौथे प्रश्न का आप आंसर दे दीजिएगा कि ये कब किया गया है। समझिएगा पढ़ने का तरीका, इसी को कहते हैं गहराई में पढ़ना, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो 525 कब तक थी, तो 1973 के कुछ वर्षों तक, 1973 में इसको रिवाइज करके 545 किया गया, जो 2026 या 2030 भी कोई लोग करते हैं, यहाँ तक यही रहेगा। ये कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था इस प्रश्न में, और सब 93 वाले 63% लोगों ने जवाब दिया है, जो गलत है। कुछ लोग कर रहे थे कि 1971 में हुआ था। दोस्त 1971 की जनगणना के बेस पे 1973 में सीटों का निर्धारण हुआ था, ये इसका राइट जवाब है। तो यहाँ पे हमने आपको 6 प्रश्न करा दिए एक साथ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 56 के साथ 57 में। तो 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के प्रथम निम्नलिखित में, एक मिनट इसको हम शुरू से आ गया, 57 हमें लेना पड़ेगा। 57 दोस्त एक मिनट, क्योंकि ये हमारा कम्युनिटी टैब है ना, इसी में हम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें बैक हो गया, इसलिए हमें करना पड़ा। 57 भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ गया दोस्त, आ जाओ जी, जल्दी जल्दी स्टार्ट करना था इससे हमें। 64 62 आ चुके हैं, नदी की है। चलिए 57 आ चुका है हमारे पास, नदी के कहाँ गया जी, एनटीपीसी में है, अद्भुत रणनीति वाला है, 58 हो गया, और 57 नंबर प्रश्न यहाँ आएगा इससे नीचे। चलिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ज़रूर पढ़िएगा, आपको इस चैनल पे बने रहना है और एग्ज़ाम में भी बने रहना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता था, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है 11 अप्रैल को। तो सब लोग जानते हैं सिपाही विद्रोह या 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर लोगों का था, बिल्कुल लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद ये सारे वीडियो है जो हमने बना रखा है, ये इन्वायरमेंटल का एक प्ले लिस्ट ही ऑलरेडी है पर्यावरण से संबंधित, और इस वीडियो के हम जब 70-72 के बाद पहुंचेंगे तो 72 से लेके 100 तक हमारा सारा इन्वायरमेंटल का ही प्रश्न मैक्सिमम होगा, कुछ छोड़ के, तो उसको भी हम देखेंगे आगे। उसके बाद एग्जाम की सूचना हुई, उसके बाद 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न में रामखेलिया बोल दिया मैंने, रामखेलिया किस राज्य की लोक नृत्य है। एनटीपीसी 2 अप्रैल को आया हुआ था 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो बहुत लोगों ने जवाब दिया है, 56% लोगों ने हरियाणा दिया है, जो गलत जवाब है। राइट जवाब बिहार है, जो 31% लोगों ने दिया है। तो राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, तो अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, एक एक करके लेते चलेंगे। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2021 को भारत के रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पे भारत के मुख्य अतिथि होंगे। तो इसमें लोगों ने जवाब सही ही दिया है 86%। बोरिस जॉनसन, जो यूके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड से भी कह सकते हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, वो आएंगे। लेकिन कुछ सवाल इसमें और भी हो सकता है, अगर 2019-20 वाला 2018 पूछ दे तो ये दोनों थे। सिरिल रामाफोसा भी आ चुके हैं और जैर बालसेनो भी आ चुके हैं। जो बाइडेन तो आए नहीं, पिछले साल भेजा गया था, 19 में नामांकन आपका बुलाया गया था, लेकिन किसको, तो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने आने से मना कर दिया था। तो उसके जगह पे आपका दूसरे ब्राज़ील से आए थे। तो यहाँ पे राइट जवाब आपका ये है, और ये भी दोनों थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं 59 से। अगले प्रश्न में यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्त, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी सारा देख सकते हैं। पूरे 100 के क्वेश्चन के कम से कम हमने 10 सेट बना रखा है, और ये प्लेलिस्ट है हमारा रेलवे प्रीवियस ईयर प्रश्न का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी के पूरी प्रश्न आपको ही मिल जाएगा। अगले में प्रश्न में चलते हैं, तो इसको रहने देते हैं। हमारा प्रश्न 60 नंबर, सांप और गिलहरी ईटीसी के रोड पार करने के लिए फर्स्ट इको ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है भारत का, जिसकी लंबाई 70 फीट और 5 फीट चौड़ा किया गया है। आप जानते ही हैं, सड़क पे आप जाते होंगे तो जंगल एरिया से अगर सड़क गुजरती है तो इसको कई बार जानवर छोटे छोटे
जैसे यहाँ पे सांप, गिलहरी और भी हो सकते हैं। पार करते वक्त गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब वो गाड़ी के चपेट में आ जाते हैं। उसके लिए गिलहरियों और सांपों के लिए ब्रिज बना है। उस ब्रिज उत्तराखंड में है। बिल्कुल लोगों ने सही पहचाना आंसर को, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा सब लोगों ने, इसलिए सही जवाब दिया। अब रेलवे का एनटीपीसी का सिलेबस यहाँ पे आ गया। जो भी वीडियो है सारा यहाँ पे है। लेकिन अगला प्रश्न पूछता है, NHSRCL ने दिल्ली बनारसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को ग्राउंड सर्वे एरियल टेक्नोलॉजी के द्वारा किया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है लीडार, जिसको आपको 84% लोगों ने प्रश्न दिया है। तो अब पूछा जाएगा अगले प्रश्न में कि लीडार का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे पूरा नाम क्या है लीडार का। तो 19% लोगों ने मात्र सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने गलत दिया है। तो ये है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसे बोलते हैं लीडार। इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है माउंट एवरेस्ट, जिसके लिए अभी नया ऑफिशियल ऊंचाई किया गया है। कौन सा देश किया है ये भी याद रखिएगा। नेपाल प्लस चीन की संयुक्त ऊंचाई नापी गई है। कुछ लोगों ने बोला क्या है, लेकिन सभी लोगों ने में से 76% लोगों ने सही जवाब दिया है। 848.86 मीटर, यानी 0.16 मीटर ज़्यादा बढ़ा हुआ मापा गया है। इसको भी ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न इसी से है, माउंट एवरेस्ट से किस पर्वत की ऊंचाई बढ़ा हुआ मापा गया है। तो सीधी बात है, हमने फिर इसने प्रश्न में दे दिया जवाब। तो यहाँ भी लोगों का जवाब 94% सही है। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट तो सही जवाब है, लेकिन इन पहाड़ों का नाम याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में कभी पूछ दे। माउंट किलिमंजारो ईस्टर्न रिफ्ट ऑफ माउंटेन है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये भी रखिएगा। एंडीज आपका अमेरिका और अलास्का रेंज, ये हो सकता है इसमें से कुछ इससे रिलेटेड पूछ दे, क्योंकि हाल फिलहाल में ये नया प्रश्न हो गया है। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई थी, एक प्रश्न और पूछ सकता है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, और पहले ये पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, फोल्डेड माउंटेन है, जिसको बलित माउंटेन भी कहते हैं। तो फोल्डेड माउंटेन के श्रेणी में आता है। लोगों का जवाब बिल्कुल राइट है। उसके बाद 2-3 वीडियो जो बना था, जिसमें हमने 100 प्रश्न की बात की थे, तो ये 29 मार्च का NTPC 2016 का 100 प्रश्न है। इसको भी अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा NTPC का एग्जाम के बारे में। उसके बाद टेक्नीशियन वगैरह वगैरह के वीडियो आए थी, कट ऑफ क्या रहेगा, RRB का एग्जाम वैकेंसी बढ़ेगी क्या, 2 मौके वगैरह। 2-3 दिन में काफ़ी वीडियो जो आई, स्टेट वाइज जो लिस्ट आया था उसके बारे में वीडियो था। उसके बाद हमने कटअप के लिए लाइव बात किया था। इस वीडियो को तो ज़रूर देखें आप। मैंने लाइव इसको 42 मिनट का प्रसारण किया है, जिसमें सारे चीज़ों को NTPC का मैंने कवर किया है। अगर पूरी ध्यान से आप देखें तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास 66 नंबर है, जिसमें 2020 में CO2 का इमिशन कितना % कम हुआ। तो आप जानते ही हैं, बहुत देशों में लॉकडाउन रहा है कोरोना के चलते। तो इस लॉकडाउन में बहुत सारा एनर्जी कंजप्शन के लिए बचा है। तो CO2 औद्योगिक गतिविधियाँ भी कम हुई है, तो उसके कारण से CO2 लेवल का कम उत्सर्जन हुआ है। तो ये 7% है, लेकिन लोगों ने जवाब केवल मात्र 12% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो 7% उत्सर्जन कम हुआ है। और भारत के मामले में कहें तो लगभग 15% के आसपास भारत में कम हुआ है। जो भारत की टारगेट थी, जो पर्यावरण की रिक्वायरमेंट थी कि हमें 2021 तक कुछ कम करनी है, उससे ज़्यादा हम कर चुके हैं इस बार अगर देखें तो। और ख़ास करके भारत का एक और पॉलिसी चल रहा है सोलर के लिए, सोलर यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए, जिसमें 475 गीगावाट का लक्ष्य शायद रखा हुआ है, और ये 2030 का है। तो इसको भी हो सकता है, ये वाला टर्म देख लीजिएगा, 2023 तक उसमें 175 या 225 गीगावाट का है। तो ये इससे भी हमारा कार्बन एमिशन कम हो रहा है। ये इन्वायरमेंटल के प्रश्न हैं, और ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा जहाँ भी देखिएगा। उसके बाद आपका टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे 2 लोगों को मिला है, जो बाइडेन और कमला हैरिस। हो सकता है ऑप्शन 1 का भी मिले या दोनों को मिले। मैंने इसलिए दोनों को ले लिया था। राइट जवाब 58% लोगों ने दिया है। B और C दोनों को मिला है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो बाइडेन और कमला हैरिस, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। बस इतना याद रखिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। शक्ति कानून जो बच्चों और महिलाओं को लिए बचाना है गलत तरीके की अव्यवहार
रेप वगैरह वगैरह जो भी कह सकते हैं उनसे रिलेटेड है, किस राज्य से बिलोंगिंग है। तो ये महाराष्ट्र द्वारा अभी पारित कानून है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का। हालांकि ऐसे ऐसे कानून और दूसरे राज्यों में है, सेंटर का भी है, लेकिन ये अभी हाईलाइटेड था, मैं इसलिए इसको ला लिया हूँ। उसके बाद आपका रामानुजन प्राइज किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो रामानुजन मैथमेटिशियन थे, इसलिए गणित के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल 90% का है। और इसका 2 प्रकार का अवार्ड हर साल मिलती है, इसको भी देख लीजिएगा। 2 टाइप के, 2 अलग अलग तरीके के अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद हम 69 की बात करेंगे तो आपका 70 नंबर है। इनमें से किसको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। किसको खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, अगले प्रश्न में मिला है की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, रानी रामपाल, तीनों तो ही हैं। सुशील कुमार को नहीं मिला है। लोगों का जवाब 80% बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे बिल्कुल 80% लोगों का सवाल यही है। लेकिन अगर पूछ देता कि मिला है तो ये तीनों का भी नाम रखिएगा। चौथा नाम एक और जुड़वा देते हैं आपको, एक और है नाम, जिसमें इनमें से किसको 2020 का खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो मरियप्पन थेंगावेलु, ये भी 89% लोगों का राइट जवाब है, इनको भी मिला है। इसके साथ साथ एक और कोई खिलाड़ी है, मैं भूल रहा हूँ, यानी 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। तो एक और नाम याद रख लीजिएगा। उसके बाद 71 के बाद 72 नंबर, यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2020 किसको मिला है। तो ये सब लोग जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC को मिला है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 72 के बाद हमारे पास 73 नंबर, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसको मिला है। तो लोगों ने तो बहुत मेहनत किया था, लेकिन लास्ट में ऑप्शन में गलत चले गए। यहाँ पे सचिन अवस्थी को मिला है। तो यहाँ पे ग्रीता थंडरबर्ग को, लोग को इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग काम करती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लोगों ने सही जवाब ले लिया, लेकिन राइट जवाब 21% लोगों ने दिया है। तो सचिन अवस्थी के नाम से ये जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न में चलेंगे तो अगला प्रश्न हमारे पास है, पेटा द्वारा इंडिया के हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 किसको दिया गया है। तो हर लोगों ने सही जवाब दिया, मतलब 88% लोगों का नवीन पटनायक बिल्कुल सही जवाब है। एक कल ही प्रश्न मैंने पूछा था। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बुकर प्राइज ऑफ फिक्शन किसको मिला है 2020 के लिए। तो यहाँ तो लोग मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, डोगलस स्टुअर्ट को बिल्कुल राइट जवाब है। स्टैंडर्ड प्रश्न भी है तो जवाब भी बढ़िया है। उसके बाद इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019-20 के विनर कौन है। तो यहाँ 72% लोगों का सही जवाब है, सादत रहमान, बांग्लादेश। सब एक एक करके देखते जाइएगा, हो सकता है देश पूछ दे तो यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास था, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 के विनर कौन है। तो ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट एक्शन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE ऑफ इंडिया को मिला है। तो 79% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं 78 के तरफ। तो 78 तरफ में है, ई पंचायत का पुरस्कार जीतने वाला राज्य कौन है भारत का। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी, इसको याद रखेंगे, कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे 81% लोगों का बिल्कुल सही जवाब हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 78 के बाद 79 हमारे पास है। 79, सूरज की रोशनी के अंदर संघटक रंगों को विभाजित कर सकता है, क्या आंसर देना है। 29 मार्च सेकंड शिफ्ट NTPC 2016 में पूछा गया था। तो इसमें तो मात्र हमें लगता है 24% लोगों ने सही जवाब दिया है, अपवर्तन। हालांकि रंगों में विघटन होना वर्ण विक्षेपण कहते हैं, लेकिन वर्ण विक्षेपण किस कारण से होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरती है तो वो अपने तरंगदैर्घ्य के अनुसार अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है। उसमें बैगनी और रेड वाला कंसेप्ट है, सबसे ऊपर आपका रेड होगा, नीचे बैगनी होगा। यानी जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका विचलन कम, और जिसका ज़्यादा, साइंस तो आपने पढ़ा ही होगा।
तो अपवर्तन कैसे लोग भूल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गलतियां लोग कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर अपवर्तन है। अगले प्रश्न में चलते हैं 79 के बाद में 80 नंबर प्रश्न का। इस कह रहा है कि इनमें से किसके कारण से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ता है। इन्वायरमेंटल इशू का प्रश्न था, ये भी एनटीपीसी का पूछा था। कुछ लोग बोले बहुत आसान प्रश्न है, तो जिनको आता है उनका आसान ही होता है, नहीं आता है तो फिर तो आंसर भी नहीं मिलती है। तो 98% लोगों ने CO2 बताया है। लेकिन अगर पूछ दूँ यही प्रश्न को आपसे कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की चीज़ें हैं, तो 90% की हवा निकलती है, क्योंकि ये बहुत सारे कारण है। इसमें ओजोन भी है, जलवाष्प भी होता है, मीथेन भी होता है और अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये ऑप्शन आपको जब पूछेगा ना तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितने भी इसके कारण हैं सबको याद रखिएगा। ये सारा कारण आपको ग्रीन हाउस गैसों को अलग अलग करने में अलग अलग विधियों में काम आ रहा है। उसके बाद अभी तो कटअप की बात किए थे, हमने कल ही बात किया था कि किसी को प्रोसेस नहीं मालूम, सब लोग कटअप बता रहे हैं। वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन हमारा वीडियो काम है किसी तरह 100 तक आपको पहुंचाएं कि 100 तक आप प्रश्न को कह रहे हैं। WHO फाउंडेशन के CEO नियुक्त किया गया है। तो भारत से रिलेटेड WHO में कोई है तो हाईलाइटेड ही है, तो भारत सबसे पहले ही आएगा और दूसरे नंबर पे आएगा अनिल सोनी जी। 76% लोगों ने सही जवाब दिया है। ओह सॉरी, मैंने गलत काट दिया, अनिल सोनी जी हैं बिल्कुल राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आता है 82 नंबर। यूनेस्को द्वारा MP के 2 स्थानों में वर्ल्ड हेरिटेज की सिटी में शामिल किया गया है। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है सही, एक व्यक्ति ने भी बोला था कि पहला दूसरा बोला था उन्होंने, मैंने भी नहीं समझा प्रश्न का उनका जवाब। उन्होंने सी तो जवाब सही दिया, दूसरे नंबर पे लिखे थे पहला अहमदाबाद और दूसरे पे जयपुर और तीसरे में आपका ग्वालियर या ओरछा हो सकता है, लेकिन अभी मिला है इसलिए आपको याद रखना है। MP की हम बात की है, मध्य प्रदेश का, तो ग्वालियर और ओरछा के बारे में है। 83% लोगों ने राइट जवाब दिया है। 83 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे 83 नंबर, सिक्किम में को 2016 में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती के लिए राज्य बना गया था। ये बार बार प्रश्न पूछा था 2016 से लेके 2018 तक, इसलिए मैंने इसको भी आपको इस प्रश्न में लाया हूँ। कुछ लोगों ने बोला अच्छा प्रयास था। तो चलिए, अब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक खेती करने वाला बन गया है। तो बिल्कुल लोगों का सही जवाब लक्षद्वीप है, बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलेंगे 83 के बाद। तो एक और नॉर्मलाइजेशन का वीडियो आज बनाया हूँ सुबह सुबह ही। उसके बाद अगला प्रश्न हम 84 नंबर से, ये सारे प्रश्न आज ही डाला हूँ इसलिए इस पर आपके कमेंट और आपके विचार बहुत कम आए होंगे, आपके वोट कम आए हैं। तो देख सकते हैं अभी भी ओपन है, सारा प्रश्न ओपन रहेगा, कोई क्लोज नहीं है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 84 नंबर में है, कौन सा देश क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है क्योंकि अलार्मिंग ट्रेंड ऑफ स्पीशीज डिक्लाइन, जो समुद्री जीव वगैरह वगैरह है उनको डिक्लाइन हो रही थी उस कारण से। तो बिल्कुल राइट आंसर लोगों ने जवाब दिया है न्यूजीलैंड। ये भी क्लाइमेट से रिलेटेड इशू है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, पर्यावरण से है। तो पर्यावरण वाले जो कह रहे हैं ना, इसको मैं पर्यावरण वाला प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न उससे बहुत सारे सीखने को आपको मिलेगा। जो एग्जामों में 5 से 6 प्रश्न आता है NTPC पे। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन यानी अप्राकृतिक सूरज HL2M टोकमार्क रिएक्टर को एक्टिव किया है। तो सब लोगों ने न्यूज़ सुना होगा आज से पहले और सब लोगों का जवाब भी बहुत सराहनीय है, चीन ने इसको किया है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है, वर्ल्ड वाइड फंड इन इंडिया इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के CEO क्या है। तो ये भी आपका इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ टच प्रश्न है और CEO जुड़ा हुआ है भारत से। तो दोनों चीज़ें आप जोड़ सकते हैं कि आपके भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई भी करंट अफेयर या आपकी कोई भी एग्जाम हो। तो ये 86 नंबर के आंसर तो अभी हमें दिख नहीं रहा है, आंसर शायद नीचे है। भारत के चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद इसके राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं 87 पे। हाल ही के अध्ययनों में पता चला है कि पृथ्वी के सबसे बड़ा ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का था, अपने आप बंद हो चुका है।
तो कुछ लोग कहेंगे कि पर्यावरण में सुधार हो गया, तो बिल्कुल पर्यावरण के प्रश्न है। पर्यावरण में सुधार होने के कारण ओजोन लेयर कम हो रहा है। तो ये कहाँ पे था उसको बताना था। तो ऐसे तो नॉर्थ पोल लोग कह रहे हैं, बिल्कुल हम भी इसमें आपको कम्युनिटी नॉर्थ पोल में हम भी मान सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल में है, तो बिल्कुल नॉर्थ पोल हो सकता है। लेकिन एक्चुअल अगर आपसे पूछा जाए, नाम दिया जाएगा, तो आर्कटिक में है। इसको इसीलिए बोला जाता था आर्कटिक का होल ऑफ आर्कटिक ओजोन लेयर में कहते हैं, जहाँ पे अभी मानव का विस्तार कम था। तो राइट जवाब तो 31% होगा। लेकिन अगर ये आर्कटिक नहीं रहेगा तो आपका नॉर्थ पोल भी हो सकता था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न को थोड़ा लॉजिकल ढंग से सोचे। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट सबसे ज़्यादा है? भारत का करीब करीब 60 या 50 से 60% यहीं पे छतों पे लगने। रूफटॉप मतलब आप समझ जाइएगा, घर के ऊपर, किसी पार्किंग के ऊपर, या आपके पास जगह नहीं है लेकिन फिर भी सोलर प्लांट लगाने की सोचा है तो अपने छतों पे लगा लिए वगैरह वगैरह, उस राज्य के लिए है। तो अपने छतों में नहीं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग वगैरह सब शामिल है। तो राज्य का नाम है गुजरात। सबसे ज़्यादा यहाँ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 88 नंबर, जिसमें मार्केट इंटेलिजेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम MIEWS किसको मॉनिटर करता है? तो 73% लोगों ने जवाब दिया है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि बिना लॉजिक का आंसर दिया हुआ है। लेकिन सही जवाब बोलेंगे तो इसका है, मार्केट में आप जानते हैं ना, जब भी इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट को क्या बेचना पड़ता है? प्याज, टमाटर और आलू। ये तीनों चीज़ें प्राइजें इतनी वेरिएशन होती है कि आज अगर 10 रुपये है तो 2 दिन बाजार मार्केट नहीं गए, तीसरे दिन जाएंगे तो 50 मिलेगा, 3 दिन बाद जाएंगे तो 100 रुपये किलो मिलेगा। यानी वोलेटाइल मार्केट बन चुका है टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। यानी इसी को रोक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सरकार ने इसको मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। तो राइट जवाब होगा ये, और जवाब मात्र 7% लोगों का सही है। चलिए अगले में चलेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 90 नंबर, किसान रेल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है सरसों तिलहन तेल के सभी स्थानों पर पहुंचाना। इसको भी मैं कटअप कर देता हूँ। दूध, मछली और मांस को सुरक्षित सभी जगह पहुंचाना किसान रेल का मकसद था। और इसमें सरकार की स्कीम थी, एरोप्लेन का भी एक था, लेकिन रेल में क्या था कि इसमें आपको एयर कंडीशनिंग वैगन या आपकी मेल गाड़ियां हैं उसमें भी एयर कंडीशनिंग कोच प्रोवाइड कराना था, जिससे दूध, मछली और मांस खराब ना हो और सभी जगह इसको भेजा जा सके। ध्यान दीजिएगा प्रश्न का लेवल। उसके बाद अगले प्रश्न में हम चलेंगे 91 नंबर, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 63% लोगों ने जहाज चलाने के लिए झंडा देख लिया तो जहाज ही चलेगा। तो मैं सब लोगों को ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये आपका सबसे पहले चीज़ें लोगों ने जवाब दिया है। 21% लोग जिनका सही जवाब है, कोस्टल एरिया में कंस्ट्रक्शन को रोक लगाने के लिए, यानी जो जोनल एरिया होता है, समुद्र किनारे वाला एरिया होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन होने को से इकोलॉजी सिस्टम या बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए ये प्रोग्राम किया गया है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ों को छूट दी गई है। अगर आपको सोलर से रिलेटेड वर्क करना है, या आपको पवन ऊर्जा से रिलेटेड वर्क करना है, या आपको कैमरा या CCTV लगाना है, ये सारी चीज़ें छूट है। लेकिन आपको और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यहाँ पे रोक लगी है। उसी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर हम कहते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है। उसके बाद हमारे पास है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत में रिस्क के मामले में कितने स्थान पे है? तो लोगों का सवाल बिल्कुल सही है, 5वें स्थान पे है। जापान और एक और देश है जर्मनी, शायद ये दोनों पहले दूसरे पे हैं, भारत 5वें स्थान पे है। तो हम इंडिया के मामले में देखें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, जैसे आप देखे होंगे हर साल तूफान आती रहती है, कभी अम्फान आती है, कभी ये आता है, कभी वो आता है, कभी हिंद महासागर से आता है, कभी बंगाल खाड़ी के आता है, तो कभी अरब सागर से आता है। इस सब रिक्सों के कारण भारत 5वें स्थान पे बना हुआ है।
इसको भी क्लाइमेट या इन्वायरमेंटल के प्रश्न से सारा एक एक करके देख लीजिएगा। सारा इन्वायरमेंटल कर लिया हूँ। ये भी प्रश्न आपका इन्वायरमेंटल का ही है। 93 हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस और कारें किन दो शहरों में शुरू हुआ है। बिल्कुल आसान सा सवाल था, सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन सब लोगों ने गलत कर दिया, खिचड़ी कर दिया प्रश्न को। तो चलिए कोई बात नहीं है। दिल्ली और लेह 2 शहरों के लिए इसको फ्लैगशिप किया गया था। 8% लोगों का सही जवाब है। अगले प्रश्न में चलते हैं 93 के पास 94 प्रश्न को। तो ये आपका भागजन आयल फील्ड कहाँ पे है? आप जाने होंगे 3 से 4 दिन आग लगी रही थी, बहुत लंबा ये कुएं में आग लग गया था। लोगों ने सही जवाब भी दिया है। बिल्कुल ये असम में है। कुछ लोगों ने अंकलेश्वर गुजरात पहुंच गए, तो गलत जवाब है। सही जवाब था असम। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं 95 नंबर पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में फसलों को, उत्तर भारत कह सकते हैं, फसलों को बहुत नुकसान हुआ, जिसका कारण क्या था? तो शुरू में लोगों ने जवाब थोड़ा टेढ़ा हुआ था, लेकिन लास्ट में रफ्तार पकड़ी और कुछ लोगों ने समझ गया कि टिड्डा का आक्रमण हुआ था। जो आपने देखा होगा कि झुंड के झुंड खेतों में आ जाते थे, लोग रात रात भर जग के। इसमें एमपी भी था, राजस्थान भी था, आपका गुजरात भी कुछ एरिया कवर हुआ था, दिल्ली तक पहुंच गया था, कुछ हरियाणा के एरिया में भी पहुंच गया था। और ये कहा जाता है कि इसका मेन स्थान पाकिस्तान से होकर आया था। तो ये भी सारी चीज़ें प्रश्न को एक एक करके देख लीजिएगा। उसके बाद 95 के बाद 96 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पे स्थित है? लोगों के जवाब का देखिएगा तो भावनगर गुजरात है, जो गड़बड़ है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 27% लोगों ने जवाब दिया है। 96 नंबर के बाद 97 नंबर पे चलेंगे। तो 97 नंबर हमारा है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार के जल का प्रयोग को अवैध माना है और इस पे रोक लगाने की भी बार बार बात हो रही है और निश्चित मतलब परमिशन भी नहीं मिलती है। तो कुछ लोगों ने जवाब सही दिया है, उसमें से 67% लोगों का जवाब बिल्कुल है। बोरिंग या ग्राउंड वाटर को यूज करने में रोक को दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम हो रही है। पानी की ग्राउंड वाटर नीचे भागा जा रहा है, जिसके कारण से रोक लगाया है। तो राइट आंसर यही रहेगा आपका ग्राउंड जल। तो ग्राउंड जल के बारे में आप जानते ही हैं इन्वायरमेंटल इशू में कि पृथ्वी पे जितने पानी है उसमें से बहुत ग्राउंड वाटर में ही पीने योग्य पानी ज़्यादा है, बाकी तो आपका समुद्र में खारा ही पानी है। उसके बाद बात करेंगे आपका 97 नंबर प्रश्न में, जिसमें पूछा था बार्टिनोमस राक्षसा क्या है? तो कुछ लोगों ने 55% ने आदिवासी समुदाय लगा दिया। तो एक समुद्री कॉकरोच है जिसकी खोज अभी की गई है, अभी अभी खोज की गई है। जिसके अगले प्रश्न में देखेंगे 14 पैर होते हैं और ये समुद्र में पाया जा रहा है। और कहाँ पाया जा रहा है? तो हिंद महासागर में, याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न है ना जो आपको खोज वाला डिस्कवरी या पर्यावरण से रिलेटेड इशू में बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पे राइट जवाब आपको होगा नया समुद्री कॉकरोच है जो पाया गया है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी प्रश्न का था। तो इसके कितने पैर होते हैं वो पूछा था, तो 14 है। हो सकता है नया जंतु कुछ मिला है तो ये भी पूछ देगा। 68% लोगों का सही जवाब था। अब वीडियो के अंतिम प्रश्न में हम आ चुके हैं। 100 नंबर तो हो जाए एक बार तालियां। तो चलिए, भारत के नंबर 1 सोलर फार्म, हमने बताया था ना आपको, भारत का 475 गीगावाट सोलर प्लांट लगाने का प्लान है 2030 तक। किस लिए? CO2 रिडक्शन और ग्रीन एनर्जी यूज और कन्वेंशनल एनर्जी यानी कोयले वगैरह को छोड़कर यूज करने का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में अगर कोई ना कोई तो सोलर फर्म होगा, तो बहुत सारे सोलर एजेंसी बन रही है, उसमें अडानी ग्रीन सबसे पहले नंबर पे आ चुका है। तो राइट जवाब डी होगा। तो कैसा लगा 100 प्रश्न ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास था कि कम समय में इसको पूरा करूं और आप लोगों के साथ बने रहें। तो ये कम्युनिटी टैब है हमारे चैनल का, इसी में सारा प्रश्न ये पूछा था और इसी के माध्यम से मैंने आपको सारे प्रश्न की वीडियो बना दिया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।